तो नीतीश कुमार बेसिकली मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। लगता था कि इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा नीतीश कुमार को। अगर बक्सर का किसान बिहार के किसान से कोई अलग किसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार वहाँ से चुनाव हारेंगे बुरी तरह से। एनडीए में अपने सहयोगी दलों को धमकाने के लिए कि हम खुद 400 सीट से ज़्यादा लड़ेंगे। आप ये 72,000 करोड़ का घोटाला किया इन्होंने, वो आज उप मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी में। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रिया। लोकसभा का चुनाव अब नज़दीक आ गया है और ऐसे में पार्टियां जो है वो बड़े बड़े दांव खेल रही हैं। कई पार्टियों ने जो है वो प्रचार प्रसार बड़े लेवल से करना शुरू कर दिया है और हमारे साथ सुधाकर सिंह हैं, आरजेडी के बक्सर से उम्मीदवार और आरजेडी से विधायक भी हैं फिलहाल। तो जानेंगे कि जिस तरीके से लगातार कई बार पहले इन्होंने किसानों को लेकर के आवाज़ उठाया है, तो अभी चुनाव में इनका मुद्दा किसानों के लिए क्या रहेगा? किसान राजनीतिक तौर पर मेरे लिए मुद्दा नहीं है। इस राज्य के, देश के किसान हमारे लिए भावनात्मक तौर पे हम जुड़े हुए हैं उनसे, क्योंकि मैं किसान परिवार से आता हूँ। उनकी पीड़ा और मेरी पीड़ा में कोई अंतर नहीं है। हमारी पूरी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा किसान परिवार में होने के नाते हमारे किसानों की आमदनी मेरे पिता की आमदनी से हमारे होते रहे हैं। अभी भी आप देखेंगी तो परसों दिन भी हम लोग किसानों के मुद्दे पे भारी प्रदर्शन किया। एक चौसा में लग रहे बिजली घर में लोगों ने मारपीट किया है। जिला प्रशासन के लोगों ने महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, कई वीडियो भी आपने क्लिप देखा भी होगा। यहाँ तक कि जानवरों को भी पुलिस ने पीटा है और घरों में डकैती भी डाली है पुलिस। वहाँ जो महिलाओं के गहने थे उनको भी चुरा लेने का काम किया है लोगों ने। तो ये किसान मुद्दा मेरे लिए कभी भी रहेगा। हम उस मामले में हम लोग कभी समझौता नहीं करते। क्या कहेंगे आप किसानों से जाकर के बक्सर में? अगर मान लीजिए आपको जनता वोट दे देती है, आप चुने जाते हैं, तो क्या करेंगे सबसे पहले किसानों के लिए? स्वाभाविक है कि बक्सर का किसान बिहार के किसान से कोई अलग किसान नहीं है। हम इसीलिए बिहार में मंडी कानून की बात कर रहे थे, जिससे हमारी किसानों की आमदनी दोगुनी हो सके। बक्सर की अगर खासकर बात की जाए तो बहुत पिछले कई महीनों से देखा जाए तो कई बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं बड़े लेवल पे। बक्सर चौसा में कई बार जो है लाठीचार्ज हो चुका है उन पर। करीब 3 बार लाठीचार्ज हुआ जिला प्रशासन के द्वारा और करीब 4 या 5 बार हम लोग और राकेश टिकैत जी, बलवीर सिंह राजेवाल, देश के बड़े किसान नेता, हम लोग वहाँ किसानों के बचाव में खड़ा हुए हैं। लेकिन लगातार जिस तरीके से ब्रिटिश हुकूमत में जिस तरीके से पुलिसिया जुल्म होता था, वो आधुनिक लोकतंत्र में कल्पना से परे, उससे भी खराब स्थिति में लगातार दमन हो रहा है बक्सर के किसानों के साथ। और एक छोटी मांग है कि देश में कानून बना कि भूमि अधिग्रहण कानून में बाजार मूल्य का 4 गुना पैसा किसानों को देना है ज़मीन का। ये बाजार मूल्य भी नहीं देना चाहते। 4 गुना तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये बाजार मूल्य भी देना नहीं चाहते। और इतनी छोटी लड़ाई के लिए बिहार की सरकार देश के धन्ना सेठों, कारोबारियों, उद्योगपतियों के पक्ष में होकर के आम लोगों के साथ जिस तरह से उत्पीड़न कर रहा है, इससे जाहिर है कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। नीतीश कुमार की आड़ में चंद इस राज्य के भ्रष्ट नौकरशाह राज चला रहे हैं। तो क्या करेंगे आप? सरकार, लोकतंत्र में हम लोग विश्वास रखते हैं। हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इस सवाल को खड़ा करेंगे और देखिएगा आप, परिणाम आएगा चौंकाने वाला बक्सर का। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार वहाँ से चुनाव हारेंगे बुरी तरह से और वहाँ की जनता का सबसे बड़ा दंड यही होगा जो सत्ता में बैठे हैं लोग। मिथिलेश तिवारी है वहाँ से, अश्विनी चौबे का टिकट सिटिंग सांसद है, उसके बावजूद भी उनका टिकट काट के भाजपा ने उतारा है। कुछ सोच के उतारा होगा। क्या फ़र्क पड़ता है अश्विनी चौबे हो मिथिलेश तिवारी? ये दोनों ही बक्सर से 200-300 किलोमीटर दूर के रहने वाले लोग हैं। पहले वाले भी कुछ नहीं किए, आने वाले लोग को भी कुछ जानकारी नहीं उस इलाके के बारे में। और विधायक के चुनाव हार गए, दूसरे या तीसरे स्थान पे थे गोपालगंज साइड में कहीं। तो लोकसभा तो बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, उसमें कौन लड़ाई देंगे? उनके पास कौन ज़मीनी वहाँ पे पकड़ है जिसके आधार पर चुनाव लड़ेंगे? भाजपा कह रही है एकदम विश्वास के साथ, मोदी जी की गारंटी है अब की बार 400 पार, बिहार की 40 की 40 सीटें एनडीए के खाते में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा लगाया था एनडीए में अपने सहयोगी दलों को धमकाने के लिए कि हम खुद 400 सीट से ज़्यादा लड़ेंगे, आप हमसे ज़्यादा सीट न मांगे गठबंधन में। लेकिन
कुछ लोगों के दिमाग में ये नैरेटिव आया कि नहीं, वो 400 से ज़्यादा जीतेंगे, वो 400 के ही आसपास लड़ ही रहे हैं, तो जीतेंगे कितना ये तो सबको मालूम है। अगर वो जीत रहे होते तो आइन चुनावी राजनीति, चुनाव के वक्त में, कैंपेन के दौरान अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन जैसे विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी। तो बोले भ्रष्टाचार किए हैं तो जा रहे हैं जेल। निश्चित तौर पे जो लोग होंगे वो दंडित होंगे। हेमंत बिश्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी में सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री आज मुख्यमंत्री हैं। येदुरप्पा, BS येदुरप्पा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टतम व्यक्ति उसके नेता हैं। अजीत पवार के बारे में जो कहा नरेंद्र मोदी की, ये 72,000 करोड़ का घोटाला किया इन्होंने, वो आज उप मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी वास्तविक रूप से भ्रष्टाचार पे नहीं लड़ती, वो केवल सत्ता पे कब्जा की लड़ाई लड़ती है। जो उनके साथ हैं वो ईमानदार हैं, जो उनके विरोधी हैं वो बेईमान हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की नई परिभाषा है लोकतंत्र में, जिसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। और इस देश के लोग जनमानस में जन जान गए हैं कि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, ये केवल और केवल अडानी और अंबानी को मजबूत करने के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बोले हैं, लालू यादव से हिसाब मांगे हैं कि हिसाब दे कि परिवार को छोड़ करके कितने लोगों को टिकट दिया है उन्होंने, टिकट बेचा है उन्होंने कहा है कि मैंने आज तक किसी से टिकट के बदले 1 रुपया तक नहीं लिया है। देखिए, पहले तो परिवारवाद का हिसाब ले लें, पैसे का तो बाद में हिसाब देंगे। एक मेरे पास लिस्ट है, JDU के 3 सांसद परिवार के लड़ रहे हैं। लवली आनंद जी, उनके पति सांसद, विजय लक्ष्मी कुशवाहा, इनके पति MLA रमेश कुशवाहा, और सुनील कुमार कुशवाहा, इनके पिता सांसद। ये तो खुद ही परिवारवाद के पोषक हैं नीतीश कुमार। और उनके गठबंधन में 13 लोग के पिता सांसद थे, 6 BJP, 4 लोजपा के और 3 JDU, 13 लोग। यह है परिवारवाद का सबसे बड़ा ज्वलंत बिहार में जो दिख रहा है कि बिहार में कौन परिवारवाद कर रहा है। रह गए पैसे लेने और नहीं लेने का, तो किंग महेंद्र, बिहार के नामी कारोबारी बिजनेसमैन, JDU के लंबे समय से सांसद रहे मृत्यु पर्यंत तक। कौन थे वो, कैसे वो सांसद थे, कहाँ वो लोकप्रिय थे, क्या बिना पैसे का उनको सांसद बनाते थे। ऐसे मैं दर्जनों लोग का नाम जानता हूँ जिनको नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार ने पैसे के आधार पर चुनाव यहाँ बिहार में लड़ाने का काम और जिताने का काम करते रहे। एक सवाल है, लास्ट सवाल है। प्रचार के दौरान बार बार मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ दिन उसको साथ क्या रख लिए, कि कहता फिरता है कि हम नौकरी दिए हैं, हम नौकरी दिए हैं। बताइए, इस सब का कोई मतलब है? अब नीतीश कुमार के लिए तो किसी बात का कोई मतलब नहीं। वो तो नीतीश कुमार खुद ही कहते थे कि ये राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी नौकरी क्या अपने घर से पैसा ला कर देंगे, अपनी जेब से पैसा ला कर देंगे। ये तो नीतीश कुमार ने कहा, कई बार इंटरव्यू में कहा। तो मानते थे कि बिहार में सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती थी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी कहा कि संभव नहीं है सरकारी नौकरी देना बिहार में। और 17 महीने के कालखंड में 5 लाख पक्की सरकारी नौकरी दिलवा दिए तेजस्वी जी। तो इसी से वो चले गए नीतीश कुमार। उनको लगता था कि इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा नीतीश कुमार को। अगर अवसर था बिहार में 10 लाख पक्की सरकारी नौकरी देने का और नीतीश कुमार कुंडली मारकर बैठे हुए थे, तो बिहार के नौजवानों को लगता था जिनका उम्र पूरा हो गया, जो नौकरी नहीं कर सकते, उनके दिमाग में नीतीश कुमार खलनायक के रूप में चिन्हित हो रहे थे। और तेजस्वी जी ने इस काम को कर दिखाया, तो नीतीश कुमार को जलन क्यों हो रही है? अब वो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाले हालत में नीतीश कुमार, और मानसिक रूप से बीमार हैं वो। और देश में 543 लोकसभा है, फिर भी वो भारतीय जनता पार्टी को 4000 लोकसभा पे जिता रहे हैं। इससे जाहिर है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है। तो गलती से बोल दिया था उन्होंने, ऐसा बात टंग ऑफ स्लिप है तो माफ़ी मांगे बिहार से, कहें कि नहीं हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। कहते हैं कि वो दिमाग हमारा काम नहीं कर रहा है, हम कुछ का कुछ बोलते रहते हैं। विधानसभा में भी बहुत महिलाओं के बारे में अभद्र बोला था, जिसको मैं नहीं दोहरा सकता सार्वजनिक मंच से। तो उसको उन्होंने कहा, माफ़ी मांगा नीतीश कुमार। हाँ, मांगा भी था, कहा था कि गलती हो गया, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। तो नीतीश कुमार बेसिकली मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, और वो आज के दिन में वो क्या बोलते हैं किसी को नहीं मालूम। चलिए, तो हमारे साथ
सुधाकर सिंह थे, आरजेडी नेता और बक्सर से आरजेडी के उम्मीदवार हैं। जिस तरीके से मिथिलेश तिवारी को एनडीए की तरफ से इनके समक्ष खड़ा किया गया है और इन्होंने कहा कि जीत नहीं सकते क्योंकि काफ़ी दूर के कैंडिडेट हैं और दूर के कैंडिडेट से बक्सर की जनता जो है वो परेशान है क्योंकि अश्विनी चौबे को वो लोग झेल चुके हैं और देख चुके हैं कि वहाँ पर उन्होंने कोई काम नहीं किया। का साफ तौर पे कहना है कि इस बार महागठबंधन की जो है जीत होगी और महागठबंधन परचम लहरा के रहेगा। नीतीश कुमार को लेकर के भी इन्होंने काफ़ी कुछ कहा। आपने सुना, आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।